नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है और आज मैं आपके साथ हूं विनय सक्सेना और हमारे साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना जी नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। रांची में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 219 रन बना लिए हैं। एफआईएच पुरुष हॉकी प्रो लीग में आज ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को दुबई चैंपियनशिप के लिए मुख्य ड्रॉ का वाइल्ड कार्ड दिया गया है और भारत के सुहास यथिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अलग अलग वर्गों के पुरुष एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और यूपी वॉरियर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। कल पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 4 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 171 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने मैच की अंतिम गेंद पर 172 रन का लक्ष्य हासिल किया। मोना जी, कितना स्कोर लगता है आपको कि इनको बना देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि कम से कम 150 से ऊपर तो जाना ही चाहिए, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऐसी टीम है जिसके पास तमाम बड़े बड़े सितारे हैं, चाहे वो स्मृति मंधाना हो, चाहे वो सोफी डिवाइन हो, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन टीम पिछले सत्र में भी नहीं कर पाई थी। 6 टीमों में 5वें स्थान पर रही थी और स्मृति, जो कि भारत की प्रमुख बल्लेबाज हैं और जिन्हें महिला क्रिकेट का वीरेंद्र सहवाग कहा जाता है, वो कप्तानी की भूमिका निभाते हुए इतनी दबाव में थी कि बतौर बल्लेबाज भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और इस बार इस सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने कहा था कि टीम बहुत ज्यादा लय में है, तेज और स्पिन आक्रमण जबरदस्त है और बतौर बल्लेबाज भी वो अपनी तरफ से योगदान देना चाहेंगी, लेकिन शुरुआत में ही आज पहले मैच में ही वो बहुत सस्ते में आउट हो गई। तो ये एक जरूर झटका है आरसीबी के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेघना ने अर्धशतक जमाया है और फॉर्म में लग रही है बहुत जबरदस्त। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से एक बड़ा स्कोर बनेगा और ये मैच एक रोमांचक मैच लोगों को देखने को मिलेगा। मिताली राज का एक स्टेटमेंट आया है कि वुमेन प्रीमियर लीग को प्रमोट करने के लिए इसको एक से ज्यादा शहरों में कराया जाना चाहिए और टीमें भी शायद कुछ बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार एक शहर में हुआ था, इस बार 2 शहरों में हो रहा है। तो इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, आप जैसे कि आईपीएल में है फ्रेंचाइज बेस्ड जो लीग होती है, घरेलू सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है और आईपीएल में जिन जिन शहरों की टीमें हैं वहां मैच होते हैं तो दर्शक एक कनेक्ट महसूस करते हैं। बिल्कुल, जैसे चेन्नई के मैच आप देखिए तो चेन्नई में क्या माहौल रहता है, या मुंबई के मैच आप देखें तो मुंबई में क्या माहौल रहता है। अब यूपी और बैंगलोर अगर बंबई में खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा उसको लेकर एक्साइटमेंट होगा। तो फ्रेंचाइज बेस्ड लीग का जो थीम है वो यही होता है कि शहरों पर जो एक लॉयल फैन बेस तैयार करना, और ये महिला प्रीमियर लीग को तो इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आईपीएल तो अब एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन चुका है और ये इतना नेक टू नेक है कि अभी 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो जाएगा, 17 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलना है। तो इसके लिए, और अभी इम्तिहान का समय चल रहा है, बच्चों के परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो इसके लिए फैन जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि अगर इसको हम छोटे शहरों तक लेकर जाए, जहां पर आईपीएल के मैच नहीं होते हैं, जहां पर विदेशी खिलाड़ियों को खेलते हुए लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि क्रिकेट तो देखिए गांव-गांव अपने तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा रोचक होगा कि लड़कियों को वो क्रिकेट खेलते हुए इस स्तर पे विश्व स्तरीय क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे, तो इससे इस लीग की लोकप्रियता बढ़ेगी और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। बिल्कुल।
रांची में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 219 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 30 रन और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नॉट आउट हैं। भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 73 और शुभमन गिल ने 38 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने अपने कल के स्कोर 7 विकेट पर 302 रन से आगे खेलते हुए 353 रन बनाए। जो रूट 122 रन बनाकर नॉट आउट रहे और ओली रॉबिन्सन ने 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4 और आकाशदीप ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल के शानदार अर्धशतक और ध्रुव जुरेल तथा कुलदीप यादव के बीच 8वें विकेट के लिए 42 रन की साझेदारी की बदौलत भारत ने चौथे टेस्ट के दूसरे दिन आज 7 विकेट पर 219 रन बना लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने 73 रन बनाए। आज का खेल समाप्त होने तक ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर क्रीज पर थे। मैच का दूसरा दिन भी इंग्लैंड के नाम रहा, जहां पहले दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की तो वहीं आज गेंदबाजों का दिन था। शोएब बशीर ने 4 विकेट चटकाए और टॉम हार्टली ने भी 2 विकेट लेकर भारतीय पारी को झटका दिया। दिन के आखिरी घंटे में ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव ने भारतीय पारी को संभालने की कोशिश की। देखना होगा कि कल सुबह वे कितने आगे तक भारतीय पारी को ले जा सकते हैं। भारतीय टीम अभी अपनी पहली पारी में 134 रन से पीछे है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना जी, इस बार क्या हुआ कि कोई भी बैट्समैन सिवाय यशस्वी जायसवाल के चल नहीं पाया। अब तक क्या होता था पिछले 3 मैच में कि 1-2 सेंचुरी लग जाती थी और सबकी कमियां छुप जाती थी, लेकिन इस बार सारे एक्सपोज हो गए और हमें तो चौथी बार में रन चेस करने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ जो ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान है, ये आमतौर पर, मैंने भी वहां काफी मैच कवर किए हैं, तो आमतौर पर धीरे धीरे टर्न लेना शुरू करता है। लेकिन यहाँ दूसरे ही दिन से जितना जबरदस्त टर्न मिल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं पिच को भांपने में कुछ गलती हुई है और बल्लेबाज जिस तरीके से आउट हुए हैं वो तो एक चिंता का विषय है ही, क्योंकि न तो शीर्ष क्रम चल पाया न मध्य क्रम। इंग्लैंड के जैसे देखिए 5 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे, लेकिन एक एंकर की भूमिका निभाते हुए जो रूट ने पारी को संभाला और आखिर तक नॉट आउट रहे। तो यहीं पर एक अनुभवी खिलाड़ी की जरूरत होती है और वो काम आता है, और वो एक वीक लिंक भारतीय टीम के प्रदर्शन में नजर आया कि न तो रोहित शर्मा चले और शीर्ष क्रम में कोई भी नहीं चला, और कहीं न कहीं विराट कोहली की कमी भी टीम को महसूस हुई। और लेकिन तारीफ ये करनी होगी यशस्वी जायसवाल की। आप देखिए कि पिछले ही साल उन्होंने डेब्यू किया है और 600 रन इस सीरीज में अभी तक बना चुके हैं, और शायद दिलीप सरदेसाई, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के बाद 5वें बल्लेबाज हैं जो एक सीरीज में 600 से ज्यादा रन बना चुके हैं। और लगातार उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से या सचिन तेंदुलकर से की जा रही है, लेकिन ये अभी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी है। अभी बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज में है उनका करियर, लेकिन उन्होंने यहाँ साबित किया कि वो अपने जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है स्ट्रोक्स खेलने की, उस पर लगाम कस के वो एक संयमित पारी भी खेल सकते हैं। और फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव ने जिस समझदारी और सूझबूझ के साथ भारत के पारी को संभाला और 200 के पार लेकर गए। अगर उस समय पर विकेट गिरा होता तो मुझे लगता है कि हम शायद 200 रन भी नहीं बना पाते। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि जिस तरह इंग्लैंड के शोएब बशीर और टॉम हार्टली को सफलता मिली है, तो हमारे पास तो दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन स्पिनर हैं, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा। तो अभी बहुत जल्दी भारत को बाहर करना भी इस मैच से, या ये मैच उनकी गिरफ्त में आ गया, ये कहना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम देख चुके हैं, इसी सीरीज में हम देख चुके हैं कि पहली पारी में पिछड़ने के बाद जिस तरह से टीमों ने वापसी की है, तो अभी तीसरे दिन का खेल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ भारतीय टीम कितना खींच पाती है, जो दोनों बल्लेबाज क्रीज पर अभी सहज लग रहे हैं खेलते हुए, वो कितने रन, और अगर 40-50 रन भी वो और बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद कितने ओवर के बाद रोहित शर्मा स्पिनरों को गेंद सौंपते हैं वो देखना होगा। और आकाशदीप ने जिस तरह पहली पारी में पदार्पण करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी की है, तो उन पर भी यहाँ नजरें होगी। और सिराज भी ऑफ लेट लय में नजर आने लगे थे, तो यहाँ नई गेंद से भारत का प्रदर्शन कैसा रहता है और स्पिनर क्या कमाल कर पाते हैं।
कुल मिलाकर बहुत कुछ तीसरे दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। अब क्योंकि 7 विकेट तो गिर चुके और 134 रन से हम अभी पीछे हैं, तो कितना दायरा कम किया जाए और उनका स्कोर पार किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि 13 अंक में पिछड़ना थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, तो मुझे 30-40 जैसे मैंने कहा कि यहां से जितने ज्यादा रन बन जाएं और कम से कम 100 से नीचे का अंतर आ जाए तो वो एक जो अलग सा दबाव होता है वो कम हो जाएगा और उसके बाद गेंदबाजों पर दारोमदार है। क्योंकि हमने देखा है कि दोनों दिन देखा है कि सुबह के सेक्शन में विकेट ज्यादा गिरती हैं और उसके बाद बाकी दिन जब चलता है तो पिच बहुत आराम से खेलती है बैट्समैन के लिए। तो अब कल सुबह वो कितना टिक पाते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये देखना होगा। और उसके बाद पिच कितना टर्न, ये क्या ये जो आज टर्न ले रही है इससे ज्यादा टर्न कल लेती है तो भारत के लिए ये एक अच्छी बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पिछले 2 टेस्ट में हमने देखा कि काफी परेशानी पेश आई है भारतीय गेंदबाजों को खेलने में। तो मैंने जैसे कहा तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए बात करते हैं हॉकी की। FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग मैच ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 2-1 से आगे था। आज खेले गए एक अन्य मैच में स्पेन ने आयरलैंड को 7-0 से हरा दिया। कल भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। हॉकी प्रो लीग में प्रदर्शन अभी तक सामान्य रहा है भारत का और ओलंपिक हमारे सिर पे है जी। तो ऐसे में क्या सवाल हैं और क्या चिंताएं हैं जिन्हें दूर करना होगा? देखिए, पिछला मैच अगर हम देखें तो नीदरलैंड से हमने खेला था और ओवरऑल भारत का प्रदर्शन अब तक इस टूर्नामेंट में जो पिछले मैच में बेस्ट हॉकी भारतीय टीम ने खेली। डिफेंस बहुत मुस्तैद था, मिडफील्ड और फॉरवर्ड पंक्ति में जबरदस्त तालमेल देखने को मिला। रेगुलेशन टाइम तक स्कोर बराबर नीदरलैंड जैसी टीम के खिलाफ ले जाना। बिल्कुल। शूट आउट में तो किसी भी टीम का खेल हो सकता है, वो कोई भी टीम जीत सकती है। तो कल वो एक परफेक्ट एक टीम के रूप में, एक इकाई के रूप में भारतीय टीम ने अच्छा तालमेल दिखाया और अभी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जितना खेल हुआ है मुझे लगता है कि उस लय को उन्होंने बरकरार रखा है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पर बढ़त बनाना और अब तक उसको 2-1 से रोके रखना, क्योंकि हमारा एक इतिहास रहा है ऑस्ट्रेलिया से ब्लैंक शीट का और हैवी ब्लैंक शीट का। आप चाहे दिल्ली का कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल सबको याद होगा 8-0 जो ऑस्ट्रेलिया ने किया था, जीता था। उसके बाद भी उस सिलसिले को बरकरार रखा पिछले खेलों में भी। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा एक इतिहास है और वो एक मेंटल ब्लॉक है, उसको हटाने के लिए इस तरह के किसी टूर्नामेंट में जीत की जरूरत है कि भुवनेश्वर में इस लीग का जो पिछला चरण था हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। तो वो एक बदला चुकता करना भी कहीं न कहीं दिमाग में होगा भारतीय टीम की और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर निश्चित तौर पर। देखिए, पेरिस के लिए हम क्वालिफाई एशियन गेम्स से ही कर चुके थे और तब यही दिमाग में था कि अब जितना ज्यादा हम खेलेंगे वो एक हार्ड टेस्ट जितने ज्यादा हम देंगे। तो सबसे हार्ड टेस्ट ये FIH प्रो लीग ही है जिसमें बड़ी बड़ी टीमों से हम खेल रहे हैं और इन्हीं से वहां मुकाबला होगा और मैच दर मैच अपनी गलतियों का एनालिसिस करके कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाना और जहां पर आपको लगता है कि जो कमजोर कड़ियां हैं, जैसे पेनल्टी कॉर्नर पहले कमजोर कड़ी हुआ करता था लेकिन आज आप देखिए कि पेनल्टी कॉर्नर कितना सटीक, बिल्कुल हम काफी गोल कर पा रहे हैं, पेनिट्रेट कर पा रहे हैं सर्कल के भीतर। तो ये सारी एक अच्छी चीजें कि ऑस्ट्रेलिया का डिफेंस जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है उसको आप भेदने में कामयाब रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। अब चर्चा कर लेते हैं कुछ और खेल खबरों पर। भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को दुबई चैंपियनशिप के लिए मुख्य ड्रॉ का वाइल्ड कार्ड दिया गया है, जो 26 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाली ATP 500 इवेंट है। पिछली बार के चैंपियन कर्नाटक ने आज 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के फाइनल राउंड के ग्रुप बी में मिजोरम के खिलाफ 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 2-2 से ड्रॉ खेला। भारत के सुहास, यतिराज, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में अलग अलग वर्गों के पुरुष एकल के फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में नित्यश्री पलक कोहली और मनीषा गिरीशचंद्र अपने सेमीफाइनल के मुकाबले हार गई हैं। और मित्रों, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने विभिन्न खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।